नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। कोरोना को लेकर नई नई बातें सामने आती रही हैं। अक्सर वायरस को लेकर के कई नई खबरें आती हैं, लेकिन इस बीमारी को लेकर भी कई नए लक्षण, कई इसके नए असर सामने आते हैं। उनमें से एक है कि कोरोना के मरीजों को जब स्टेरॉइड्स दिए गए हैं तो उनमें पाया गया है कि उनके लिवर में पस पड़ रहा है और ये एक खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। ये कहाँ पाया गया, कैसे पाया गया, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर अनिल अरोड़ा जुड़ गए हैं, जो कि लिवर एंड गैस्ट्रो के विशेषज्ञ हैं, गंगाराम अस्पताल से हैं। शुक्रिया डॉक्टर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अक्सर हम लिवर और कोविड को जोड़ के बात नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लंग स्पेस का असर पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों के एक्सपीरियंस में आपने क्या पाया? देखिए, गंगाराम हॉस्पिटल में काफी पेशेंट्स हमने कोविड के लिए ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किए। तो जब कोविड की रिकवरी हुई तो हमें अजीब अजीब से इन्फेक्शन मिले। हमें ब्लैक फंगस मिला, वाइट फंगस मिला और रिसेंटली हमने साइटोमेगालो वायरस भी रिपोर्ट किया, जिसमें कि इंटेस्टाइन्स में जख्म हो गए थे। पिक्यूलियर वायरस जिसको साइटोमेगालो वायरस से के नाम से जाना जाता है। रिसेंटली हमें 14 केसेस मिले जिसमें मल्टीपल लार्ज लिवर एब्सेसिस थी। ये अमीबिक इन्फेक्शन कोई अनकॉमन या रेयर इन्फेक्शन नहीं है। इट इज ए कॉमन इन्फेक्शन विच इज कॉल्ड अमीबिक डिसेंट्री, जो हिंदुस्तान में पुअर हाइजीनिक कंडीशन, दूषित पानी पीने और खाने से होता है। ये डेवलप्ड कंट्रीज में इन्फेक्शन नहीं होता, ये हमारे डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज में होता है। तो हमने रिसेंटली देखा कि 14 पेशेंट हमारे पास आए जिनको रिसेंटली कोविड से रिकवरी हो गई और उसके 3 हफ्ते के बाद इनको फीवर हुआ, एब्डोमिनल पेन हुआ और जब इनका अल्ट्रासाउंड किया तो मल्टीपल लिवर एब्सेसिस थी। नॉर्मली लिवर एब्सेस एक होती है, राइट लोब ऑफ द लिवर में होती है और दवाइयों से काबू आ जाती है। पर जो हैरानी वाली बात थी कि इन पेशेंट्स को मल्टीपल एब्सेसिस थी, बड़ी बड़ी एब्सेसिस थी और दोनों लोब्स में थी लिवर की। 8 पेशेंट में से 14 में से 8 पेशेंट को स्टीरॉयड दिए गए। तो हमारा यह मानना है कि जो वायरस ने इम्यून सिस्टम को कमजोर किया, प्लस जो स्टीरॉयड दिए कोविड को ठीक करने के लिए, तो इट एक्टेड एज ए डबल वैमी। तो डबल अटैक की वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ। तो ऑर्डिनरी जो अमीबिक इन्फेक्शन इंटेस्टाइन्स में कंट्रोल्ड रहता है वो ट्रेवल करके लिवर में चला गया और दोनों तरफ पस बनाई। जी डॉक्टर, ये जो दिक्कत है, ये पस पड़ने की जो लिवर में दिक्कत है, क्या ये आप कहेंगे कि कोविड में किसी खास टाइप के मरीजों में ही देखा जा रहा है? क्या उसकी कोई कैटेगरी है या इसके लिए किसी को भी खतरा हो सकता है? देखिए, अमीबिक इन्फेक्शन तो इतना कॉमन है कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में एनुअल बेसिस पे से सफर करती है। पर अगर आपकी हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, अगर आप दूषित पानी पी रहे हैं, कटे हुए फल खा रहे हैं या बाहर से कंटामिनेटेड सैलेड्स खा रहे हैं, तो काफी चांसेस अमीबिक इन्फेक्शन होगा। पर 90% ऑफ द टाइम वो जो अमीबा है वो इंटेस्टाइन्स में रहता है, उसके बियॉन्ड ट्रेवल नहीं करता और प्रेजेंट एज डायरिया एंड डिसेंट्री। 5 to 10% ऑफ द पेशेंट विद अमीबिक डिसेंट्री, उसमें ये वायरस जो ये प्रोटोजोआ है जिसको अमीबा बोलते हैं, ये पोर्टल वेन के थ्रू ऊपर चढ़ के लिवर में चला जाता है। तो अगर आपको डायबिटीज है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, रिसेंटली स्टीरॉयड लिए हैं आपने, या उम्र ज्यादा है, या मेल्स हैं या अल्कोहल लेते हैं, दिस आर द ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स जिसमें अमीबिक इन्फेक्शन इंटेस्टाइन से निकल के लिवर में चला जाता है। नॉर्मल कोर्स में जैसे मैंने पहले कहा कि एक सिंगल छोटी एब्सेस होती है जो कि ओरल मेडिकेशन से ठीक हो जाती है। पर ये अगर अमीबा ग्रो करता रहता है पुअर इम्यून सिस्टम के हिसाब से, अगर इम्यून सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं कर सकता तो ये दोनों लोब्स में फैलता है, बड़ी बड़ी एब्सेसेस हो जाती हैं। और एक पेशेंट में तो हमारे एब्सेस इतनी बड़ी थी कि वो एब्डोमेन में रप्चर हो गई, उसके इंटेस्टाइन्स में भी ब्लीडिंग हो गई और उसको पूरी मेहनत करने के बाद भी वी कुड नॉट सेव द पेशेंट। तो अगर टाइम पर डायग्नोसिस हो जाए, छोटी एब्सेस का मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाए, तो हॉस्पिटलाइजेशन से बचाव हो सकता है। जी डॉक्टर, मेरे पास बस महज 1 मिनट है, लेकिन कौन से लक्षण पर नजर रखें लोग जिससे पता रहे कि अब इसकी जांच करानी चाहिए? देखिए, जब भी अभी रिसेंटली ये हुआ है कि कोविड से जो रिकवरी हो रही है तो पेशेंट को लगता है कि उनको कमजोरी है,
या लो ग्रेड फीवर में भी ए पार्ट ऑफ सो कॉल्ड लॉन्ग कोविड इन्फेक्शन। पर जिस पेशेंट को भी सिग्निफिकेंट फीवर हो, 100 से ज्यादा बुखार हो, या लिवर वाली साइड में राइट अपर क्वाड्रेंट में अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड पेन हो या डिस्कम्फर्ट हो, अगर आप तुरंत अल्ट्रासाउंड करा लें और इसको लिवर एब्सेस को टाइम पे डायग्नोज कर दें तो सिंपल मेट्रोनिडाजोल थेरेपी से पूरा इलाज हो सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और एडमिशन के बाद पस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ज़रूरत है कि सब सचेत रहें, कोविड की बीमारी के साथ साथ अलग अलग दूसरे मर्ज भी साथ आ रहे हैं और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है पटना एम्स की एक स्टडी में, जहां कोविड के कई मरीजों में हाइपोनाट्रेमिया के कई लक्षण दिखाई दिए हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खून में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है और कई केस में ये पाया गया कि शरीर में अधिक पानी होने से सोडियम डाइल्यूट हो जाता है, जिससे मरीज गंभीर स्थिति में भी पहुंच सकते हैं और इसकी वजह से कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। क्या है ये? इसमें जब आप आगे जाके मरीजों में देख सकते हैं कि उनमें खतरा हो जाता है, मिर्गी जैसे लक्षण पाए जा सकते हैं, मानसिक स्थिति में बदलाव आ सकता है, कोमा में जाने की भी आशंका बढ़ जाती है और खास तौर पर उम्र दराज कोविड-19 के मरीज जो कि घर में होम आइसोलेशन में है, उनमें सोडियम के स्तर पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये गिर गया अगर खतरनाक स्तर पर तो दिक्कत आ सकती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उत्पल आनंद जुड़ गए हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एम्स पटना से। शुक्रिया डॉक्टर उत्पल हमसे बात करने के लिए। ये जो स्थिति है सोडियम का लो होना, ये कई बार हमने सुना है दूसरी बीमारियों के साथ एसोसिएटेड होता है, खुद भी होता है, लेकिन कोविड के मरीजों में इसका आना ये कैसे लिंक हो रहा है? ये एक्चुअली जब मैं राउंड पे जैसे हम लोग जाते हैं, 30 पेशेंट का कोहर्ट था, उसमें हम लोगों ने देखा कि 5 पेशेंट्स में सोडियम काफी लोअर स्टेटस में पहुंचा हुआ है। साथ में सिम्टम्स है जैसे कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, किसी पेशेंट्स को सीजर्स है, कन्वल्सन्स है। तो मैंने वापस जाके अपने हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम से 200 पेशेंट्स के कोहर्ट में देखा कि सोडियम का आखिर लेवल कोविड पेशेंट्स में किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो उसमें हमने पाया कि 14 to 16% ऑफ द पेशेंट्स को हाइपोनेट्रीमिया है, वो में भी सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है। फिर हम लोगों ने ये पता करने की कोशिश की कि जो हाइपोनेट्रीमिया है उसकी वजह क्या है कोविड पेशेंट्स में, वो इन जनरल पॉपुलेशंस की वजह से है या कोविड में कुछ स्पेसिफिक है। तो इस बार जैसा हमने देखा, हमने पाया कि कोविड बहुत सारे जीआई सिम्टम्स के साथ भी एसोसिएटेड थे, लाइक डायरिया होना, वॉमिटिंग होना। इसके कारण से शरीर में पानी की मात्रा कम हो रही थी, साथ में सोडियम भी निकल रहा था। तो एक कारण वो था, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण हमें पता चला इस शोध में, वो ये था कि एक्चुअली कोविड के कारण स्ट्रेसेस होती है, निमोनिया आती है, रेस्पिरेटरी फेलियर आता है। इस कारण से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स काफी बढ़ जाते हैं, स्पेसिफिकली इंटरल्यूकिन 6। और जो इंटरल्यूकिन 6 बढ़ने के कारण सोडियम की मात्रा कम होता है, वो डायरेक्टली मतलब इनवर्सली कोरिलेटेड है। लेकिन डॉक्टर, जिनको माइल्ड कोविड हुआ है, जो होम आइसोलेटेड है, आपने जो हमें जानकारी दी उसमें ये कहा गया था कि जो उम्र दराज लोग हैं खास तौर पर, इनमें क्या लक्षण है जिस पर नजर रखें ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, और हो रही हो तो उसे वक्त रहते रोका जाए? इस पर सेकेंड वेव में बहुत सारे पेशेंट्स को होम आइसोलेशन के तौर पे रखा गया, जो कि जिसको माइल्ड कोविड था। लेकिन माइल्ड कोविड स्पेसिफिकली अगर ओल्डर पेशेंट्स हो, साथ में डायबिटिक हो या किसी और कोमॉर्बिडिटी के कारण हो, तो कभी कभी हाइपोनेट्रीमिया काफी अधिक स्टेज तक पहुंच जाती थी और पता नहीं चलता था, क्योंकि सैचुरेशन नॉर्मल होता था। तो उसमें यही सलाह दी जाती है कि अगर होम आइसोलेशन में स्पेसिफिकली एल्डरली पेशेंट्स को आप रखे हुए हैं कोविड पेशेंट्स में, जिसका सैचुरेशन नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई बिहेवियर में अल्टरेशन आ रहा है या कुछ कंप्लेन कर रहे हैं कि कुछ हेडेक हो रही है, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, या जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे डिफरेंस आ रहा है, या कुछ सीजर्स हो रहे हैं जिसको चिमकी कहते हैं, या कन्वल्सन्स आ रही है, तो ये जरूर समझे कि ये कोविड हाइपोनेट्रीमिया के साथ में एसोसिएटेड है। उनको एज सुन एज पॉसिबल इवन सैचुरेशन नॉर्मल होने के बाद भी सीरम सोडियम कराने की जरूरत है, और अगर सीरम सोडियम कम आती है तो बिना कुछ सोचे हुए हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। घर में केवल सैचुरेशन देखने से उस वक्त में और परेशानी में पड़ सकते हैं। इसके बाद वो सोडियम का क्या कारण है, वो इट इज ड्यू टू डायरिया या फिर SIADA जो मैंने पहले बोला था, उसके हिसाब से फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करना है या फ्लूइड देना है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली होम आइसोलेटेड माइल्ड केसेस एल्डरली पेशेंट्स में, जिसमें कि सैचुरेशन नॉर्मल है लेकिन फिर भी हाइपोनेट्रीमिया
काफी सीवियर स्टेटस में जा सकता है। इसलिए सोडियम स्तर पे नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल, और अगर ऐसा कुछ भी दिखता है तो डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं, घर पर रखना खतरे से खाली नहीं हो सकता। इस वक्त शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जरूरी है कि कोविड जब हो रहा है, आप माइल्ड भी हैं, बहुत सी दूसरी चीजें हैं जो उसके साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती हैं, उन पर नजर रखें। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। और आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर एम वली, जो कि गंगाराम अस्पताल के सीनियर फिजिशियन हैं। शुक्रिया डॉक्टर वली हमसे बात करने के लिए। हम कोरोना से जो लोग ठीक होकर आ रहे हैं, जिन्हें कोरोना की बीमारी हो चुकी थी पहले से, जो ये मानते हैं कि उनकी बॉडी में एंटीबॉडी है, क्या उनके लिए भी कोरोना का टीका लगवाना जरूरी है? आपने अब एक मिसाल देके बताया डॉक्टर, और हमने भी केसेस देखे हैं जिनको कोरोना होने के बाद इम्यूनिटी इतनी काफी नहीं कि वो आने वाले कोरोना के हमले से लड़ सकें। तो ये बात बहुत जायज है और ये बात बहुत ठीक है और सटीक है कि कोरोना का टीका अपने स्थान पर एक अलग एंटिटी है, कोविड होना एक अलग एंटिटी है। हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। हमारा काम यह है कि कोविड होने के बाद अगर टीके की डेट निर्धारित आ गई है तो उस पर हमको टीका लगवाना पड़ेगा। अपनी जो निर्धारित डेट है, यानी कोविड होने के 3 महीने के आसपास उसको टीके को हमको लेना पड़ेगा, नहीं तो हम सेफ नहीं है। जो इम्यूनिटी हम देगा, इम्यूनिटी इतनी काफी नहीं है कि आगे चल के कोरोना से हमारी रक्षा कर सके, इसलिए टीके दोनों डोजेस लेनी है। साफ क्लियर मैसेज। जी बिल्कुल, इसमें से कोई दो राय नहीं है कि सबको टीका लगवाना है, फिर चाहे आपको इन्फेक्शन पहले हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन डॉक्टर, कई लोग एंटीबॉडी टेस्ट कर लेते हैं, कुछ और टेस्ट कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो जांच लिया है, हमें जरूरत नहीं है टीके की। एंटीबॉडी अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से बनती हैं, इसलिए उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये चेंजेबल कांस्टेंट भी नहीं है और ये कांस्टेंट भी नहीं है। इसलिए हमको बगैर इम्यूनिटी नापे निर्धारित समय पर टीका लेना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आवर ब्लड इज शोइंग। हमारा ब्लड क्या दिखा रहा है उसको नहीं देखना है। हमको 2 डोज, मैं बार बार ये चीज अब दोहरा के कह रहा हूं, जिस हिसाब से आपने अभी बताया केसेस बढ़े हैं, उसमें हमको कम से कम 2 डोज तो लेनी ही है और इसमें लापरवाही नहीं करनी है। आज की आपकी जो हेडलाइन पढ़ी है आपने, बहुत आई ओपनर है और मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोविड आपको टीके की 2 डोज जरूर लेनी है और जो भी अवेलेबल हो वो लेना है। और 2 डोज के बाद भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है क्या डॉक्टर, और अगर होता भी है तो वो कैसा होता है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। ये एब्सोल्यूट नहीं है टीका, हम बहुत शुरू से कह रहे हैं इससे प्रोटेक्शन जो मिलता है, हम बार बार दोहरा रहे हैं ये बात कि हमें इन्फेक्शन हल्का होगा, हम आईसीयू में नहीं जाएंगे, वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि मौत का खतरा, अस्पताल जाने का खतरा, ये दोनों कम हो जाते हैं अगर आप अपनी दोनों डोज टीके की लगवाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने 1 डोज लगवाई उसके बाद निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपको दोनों डोज लगवानी है ताकि आपको अच्छी सुरक्षा मिले, फुल प्रोटेक्शन मिले, और यही कोशिश सरकार की भी है। तो आपका स्लॉट अगर आता है तो उसे बुक कीजिए, जाके अपना टीका लगवाइए और अपने आप को पूरी सुरक्षा कोविड के खिलाफ दिलवाइए। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।